हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि कुछ स्वास्थ्य समस्या होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो इसके लिए आप सब लोगों से सॉरी। आजकल मैं बात कर रहा हूं रीचर सीजन 1 सीरीज के बारे में और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। हम देखते हैं जब रिचर रोस्को के साथ उसके घर पहुंचता है तो देखता है रोस्को के घर का मेन गेट खुला होता है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कई लोगों के जूतों के निशान अंदर बने होते हैं। वो दोनों पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी रोस्को नोटिस करती है, उसके दरवाजे पर लिखा होता है फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं रिचर रोस्को से एक गन मांगता है तो रोस्को अपने घर पर रखी हुई एक पुरानी गन उसे देती है, लेकिन साथ में रिचर को वार्निंग भी देती है कि इस गन का सही इस्तेमाल करना। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही रिचर रोस्को के घर से बाहर आता है, गन से फायर करता है तो रोस्को उस पर चिल्लाती है। तो रिचर बोलता है मैं उस गन पर कभी भी भरोसा नहीं करता जिसका मैंने पहले इस्तेमाल ना किया हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों अब फॉरेंसिक लैब जाते हैं जहां उन्हें फिनले मिलता है। तो रोस्को फिनले को बताती है कि वो किलर उसको भी मारने के लिए उसके घर पर आए थे, लेकिन रात में वो अपने घर पर नहीं थी, इस वजह से। तो फिनले रोस्को को बोलता है सतर्क रहने के लिए। अब वो तीनों फॉरेंसिक टीम से मिलते हैं तो फॉरेंसिक टीम उन्हें बताती है कि दूसरी डेड बॉडी जिसकी मिली थी उसका नाम है पीट जॉबले और वो एक ट्रक ड्राइवर था। और साथ ही उन्हें पीट का एड्रेस भी मिलता है जो कि अटलांटा में है। और वही फिनले पीट का रिकॉर्ड चेक करता है तो बताता है पीट का रिकॉर्ड लगभग क्लियर है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। 2018 में एक बार वो ट्रैफिक के रूल तोड़ने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी जमानत हो गई थी। तो रिचर फिनले से पूछता है कि पीट की जमानत किसने कराई थी। तो फिनले रिचर को उस वकील का एड्रेस देता है जिसने पीट का जमानत कराया था। अब वो तीनों वहाँ से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं रोस्को के पास सीक्रेट सर्विस की तरफ से एक कॉल आता है। जब वो कॉल को पिक करती है तो दूसरे साइड से मॉली बोलती है और मॉली रोस्को से बोलती है मुझे आपका मैसेज मिला जॉय को लेकर, मैं खुद जॉय से बात करना चाहती थी। लेकिन तभी रिचर रोस्को से फोन लेकर मॉली से बोलता है तो मॉली को लगता है जॉय बोल रहा है, लेकिन जब रिचर मॉली को बताता है वो जॉय का भाई जैक रिचर बोल रहा है और जॉय की मौत हो चुकी है। जॉय की मौत की बात सुनकर मॉली काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और साथ ही रिचर मॉली को ये भी बताता है कि जॉय का मर्डर हुआ है और मुझे लगता है उसका मर्डर उसके काम से रिलेटेड है। तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जॉय यहाँ मार्गरेट जॉर्जिया में क्या कर रहा था। तो मॉली बोलती है ऐसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी खास तहकीकात के लिए वहाँ गया था। तो रिचर पूछता है आखिर जॉय किस पोजीशन पर काम कर रहा था। तो मॉली बताती है जॉय पुराने चीजों की जालसाजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, लेकिन वो अकेला ही इस केस को हैंडल कर रहा था, तो इसलिए किसी को भी उसके इस केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो रिचर मॉली से बोलता है अगर तुम हमें कोई भी इस केस से रिलेटेड फाइल या डॉक्यूमेंट दे सको, लेकिन इस बात का ध्यान रखना उस डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी ही ला कर देना। तो मॉली बोलती है ठीक है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए मुझे 1 से 2 दिन चाहिए होंगे। और फिनले बोलता है कि मैं इस स्पाइवी के घर जा रहा हूँ जांच पड़ताल करने के लिए। तो रिचर बोलता है ठीक है, तब तक मैं पीट के वकील से मिलकर आता हूँ जिसने पीट का 2018 में जमानत कराया था। अब हम देखते हैं रिचर पीट जॉबली के वकील से मिलता है और उसकी केस फाइल को वहाँ से लेकर आता है। और वही दूसरी तरफ हम फिनले को देखते हैं जो स्पाइवी के घर जाता है, लेकिन देखता है स्पाइवी के घर का दरवाजा बंद होता है। वो बार बार स्पाइवी को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने पर वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाता है। लेकिन उसको दरवाजा तोड़ते हुए स्पाइवी की एक पड़ोसन देख लेती है। वो पुलिस को कॉल करती है और वही पुलिस वाले आते हैं और फिनले को चोर समझकर उसकी पिटाई करते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस वालों को पता चलता है कि फिनले भी एक पुलिस वाला ही है, तो वो दोनों फिनले से सॉरी बोलते हैं और फिनले को जाने देते हैं। अब हम देखते हैं फिनले रोस्को और रिचर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो रिचर बताता है वो ट्रक ड्राइवर जिस कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था उनका संबंध क्लाइनर इंडस्ट्री से है
और वहीं फिनले भी बताता है जब वो स्पाइवी के घर के अंदर गया और उसका फोन चेक किया तो उसने देखा उस दिन स्पाइवी ने कई कॉल क्लाइनर इंडस्ट्री को किया था। तो तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब क्लाइनर इंडस्ट्री का इन मर्डर से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। तो रिचर्ड बोलता है मुझे अब क्लाइनर इंडस्ट्री जाना होगा और वहाँ के मालिक से मिलना होगा। तो फिनले बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो तुम जहाँ भी जाते हो नई मुसीबतें खड़ी करते हो। अब रिचर्ड और फिनले क्लाइनर इंडस्ट्री पहुँचते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो नोटिस करते हैं वहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और दूसरी तरफ रिचर्ड देखता है कि एक बड़े ट्रक से बहुत सारा पशुओं का चारा दूसरी गाड़ियों में लोड किया जा रहा था। अब वो दोनों क्लाइनर से मिलते हैं तो फिनले क्लाइनर से पूछता है स्पाइवी जो अभी शहर से गायब हो चुका है उसने पिछले 3 दिनों में क्लाइनर इंडस्ट्री को कई बार कॉल किया और पीट जॉबली वो ट्रक ड्राइवर जिसका मर्डर हुआ था वो भी आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ था। तो क्या आप हमें इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो क्लाइनर बोलता है मेरे कई सारे ट्रक देश के कोने कोने में जाते हैं और मैंने अपने वकीलों की एक टीम बना रखी है क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर कई बार ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और कई बार रूल्स तोड़ते हैं। तो मेरे सामान की डिलीवरी टाइम से हो इसलिए मुझे उनकी जमानत करानी पड़ती है। और दूसरी बात स्पाइवी ने जिस नंबर पे कॉल किया था वो एक कॉमन नंबर है और मुझे नहीं पता कि स्पाइवी का मेरे ऑफिस के किस डिपार्टमेंट के किस आदमी से दोस्ती है। तो इसलिए मुझे अफसोस है मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि फिनले क्लाइनर से और भी बातें करना चाहता था लेकिन क्लाइनर बोलता है आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, अगर आपके पास वारंट हो तभी दोबारा मेरे ऑफिस में आना। लेकिन जाने से पहले फिनले बोलता है तुम इस शहर के बाप होगे लेकिन मेरे नहीं, और अगर तुम मेरे इन्वेस्टिगेशन के बीच में आए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह लात मारूंगा कि ना तो उठ पाओगे और ना ही बैठ पाओगे। अब क्लाइनर फिनले पर नाराज होता है, अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और वही रिचर्ड फिनले को ऐसा नाराज होता देख सरप्राइज हो जाता है। अब जब वो दोनों रास्ते में होते हैं तो रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता है और हंसता है और साथ ही रिचर्ड फिनले को वार्न करता है कि अब तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, एक बैग पैक करो, नकली नाम के साथ किसी होटल में रहो क्योंकि मुझे लगता है क्लाइनर के लोग तुम पर हमला जरूर करेंगे। अब रॉस को रिचर्ड और फिनले के घर पर मिलते हैं तो रिचर्ड बोलता है मुझे डाउट है कि स्पाइवी इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ रॉस को बोलती है मुझे घर का कुछ सामान खरीदना है। अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जब रॉस को शॉपिंग मॉल से सामान खरीदकर बाहर आती है तो उसकी गाड़ी के सामने जूनियर क्लाइनर खड़ा होता है और रॉस्को को बोलता है तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन फिर भी तुम रिचर्ड के साथ घूम रही हो, तुम्हें क्या लगता है रिचर्ड एक अच्छा आदमी है? तो क्या रिचर्ड ने तुम्हें कभी बगदाद की उस घटना के बारे में बताया जहां उसने निर्दोष लोगों को जान से मार दिया था? और वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं, रिचर्ड उस क्लब में पहुंचता है जहां पहले स्पाइवी ने उसे बुलाया था और रिचर्ड वहां बैठे एक आदमी से स्पाइवी के बारे में पूछ ही रहा था। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और रिचर्ड को बोलता है कि स्पाइवी हमारा दोस्त है और उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। अब रिचर्ड पहले उसे पीटता है फिर पूछता है कि अब बता स्पाइवी कहाँ है? तो बताता है स्पाइवी कुछ स्पेनिश बंदों के साथ यहाँ से चला गया लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता। अब रिचर्ड उस क्लब से बाहर आता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है तो देखता है एक कार उसका पीछा कर रही होती है और जब रिचर्ड शहर के बाहर जाता है तो अपनी कार को मेन रोड से हटाकर कच्चे रास्ते पर ले जाता है और फिर अपनी चलती कार से कूद जाता है। और हम देखते हैं अब पीछा करने वाली कार उसकी कार के पास आकर रुकती है और उससे 2 लड़के बाहर निकलते हैं और उन दोनों के हाथ में गन होती है। वो दोनों लड़के रिचर्ड के कार को चेक करते हैं तो देखते हैं कार खाली होती है और हम देखते हैं रिचर्ड उनके पीछे गन लेकर खड़ा होता है और फिर रिचर्ड उन दोनों लड़कों को शूट कर देता है और वो दोनों वही मारे जाते हैं। और हम देखते हैं रिचर्ड उनको शूट करने के बाद वहाँ गिरी हुई खाली मैगजीन उठा लेता है। अब रिचर्ड उन लड़कों की जेब की तलाशी लेता है तो देखता है उनके पास ढेर सारा कैश होता है। कैश रिचर्ड अपने पास रख लेता है। अब रिचर्ड उन दोनों की डेड बॉडी को उनके कार की डिग्गी के अंदर डालना चाहता था लेकिन जैसे ही वो कार की डिग्गी खोलता है देखता है अंदर स्पाइवी की डेड बॉडी पड़ी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।